हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में चल रहे 9th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम के सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, ऑब्जेक्टिव सभी के सेम ही रहते हैं। एक ही बार ऑब्जेक्टिव को बताएंगे, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव को नहीं बताएंगे। ठीक है, तो रूस की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। ऑप्शन नंबर सी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों का ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ड्यूमा। सेकंड का है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। क्या? दास कैपिटल। थर्ड का है, संविधान निर्माण की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। फोर्थ का है, जुकाम और खांसी की दवा में प्रयोग होने वाला पौधा है कौन सा? तुलसी। फिफ्थ है कि कृषि क्षेत्र शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है। ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों का भी ये सेम आंसर है, इसलिए हम इसको इंग्लिश मीडियम वालों का नहीं पढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव में कोई भी भेदभाव इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए नहीं होता है। ठीक है। हालांकि आंसर आप लोग देख लें, फर्स्ट का 2, थर्ड सेकंड का माउंट एवरेस्ट और थर्ड का लू है, फोर्थ का है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 और फिफ्थ का 2000। ठीक है। थर्ड नंबर की हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक से। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है और भारत में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। और भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है। और भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद जी हैं। और हिटलर किस देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था? जर्मनी देश को। ठीक है। तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर? अमरकंटक। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वुलर लेक। और विच व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया? तो इसका ट्रॉपिकल मानसून, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है। और व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो रामनाथ कोविंद। विच कंट्री डिड हिटलर वेंट टू मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो जर्मनी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सत्य सत्य। तो संसद के 2 सदन हैं, सत्य ट्रू है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख नहीं होता है, असत्य फॉल्स है। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, असत्य है फॉल्स है। सर्पगंधा का प्रयोग रक्तचाप में होता है, सत्य है ट्रू है। और भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे प्रभावशाली न्यायपालिका है, सत्य है ट्रू है। ठीक है। सही जोड़ की हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर यानी 8848 मीटर 5वां नंबर। ठीक है। 5 नदियों का प्रदेश पंजाब फर्स्ट नंबर। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वयस्क मताधिकार 18 ईयर यानी 18 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 बातें लिखी। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पेपर था। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल के बारे में 2 बातें लिखना है। तो भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी किनारे की ओर स्थित है। बालू के टिब्बों में भरा हुआ रेतीला मैदान है। यहाँ पूरे वर्ष में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और दूसरा है अर्धचंद्राकार रेत के टिब्बे जिन्हें वर्गान कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख विशेषता है ऊंट मरुस्थल का सबसे महत्वपूर्ण जानवर होता है। ठीक है। इसी तरह इंग्लिश की हम बात करें, द इंडियन डिजेस्ट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज एन यूनेवन सैंडी प्लान कवर्ड विथ सैंड डूइंग्स। और सेकंड है, ब्रांचेस कवर आ लार्जर पार्ट्स ऑफ द डिजर्ट नियर द लैंड ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर। और है आपका लॉजिटिकल सैंड डून्स आर मोर कॉमन। ठीक है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों को हम इस तरह पढ़कर नहीं बताएंगे, आप लोगों को केवल स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पुश करके लिखना होगा। ठीक है। क्योंकि यदि हम सभी क्वेश्चनों को पढ़कर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा यानी आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, लुई
सोलहवें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो लुईस 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, जिसके लिए सरकार की फिजूल खर्ची, राजा का सरकारी व्यापार, विलासितापूर्ण जीवन एवं राज्य की कर व्यवस्था जिम्मेदार थी। बिफोर फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड आफ्टर सेशन ऑफ लुईस XVI to throne, economic condition were very rose as the kingdom had empty threesome due to long year of war। और सेकंड में भी आप लोग इसी तरह लिख सकते हैं कि फ्रांस हैड टू फेस हैवी डेब्ट्स ऑफ नियरली 3 मिलियन लिवर्स फ्रेंच करेंसी इन 1794 एंड लीडर चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स ऑफ स्टेट क्रेडिट्स। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्र राष्ट्रों में शामिल हुए देशों के नाम। मित्र राष्ट्रों में शामिल हुए देशों के नाम हैं इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस तथा फ्रांस। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है और शाब्दिक उत्पत्ति की दृष्टि से डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोग और शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, राइट्स द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 10 की कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और इसे लागू किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, मानक समय से आप क्या समझते हैं कि भारत के देशांतरी इस तरह आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने आंसर दिया हुआ है और A to Z आप लोगों को कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों का है कि स्टैंडर्ड टाइम इन द सिंक्रोनाइज्ड साइनोक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स within a geographical region to a single time standard rather than a local main time standard. Generally standard time agrees with the local mean time at some meridians that passes through the region after near the center of the region। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर नंबर 12 की हम बात करते हैं। तो आंसर नंबर 12 का आपको राइट आंसर ये मिलेगा कि भारतीय मानसूनी वर्षों की 3 विशेषताएं लिखें, अथवा है 12वें नंबर का। तो भारतीय मानसूनी की 3 विशेषताएं आपके सामने हैं कि भारत में मानसून अनिश्चित होता है, भारत के विभिन्न स्थानों में वर्ष प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशीलता पाई जाती है, 15% से 80% तक होती है। और तीसरा है मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में अंतर पाया जाता है। मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून के अवधि में भी अंतर पाया जाता है। ये आपका ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 13 फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के सामने आंसर है। आप लोग चाहे तो वीडियो पुश कर दीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हम सभी आंसर को आपको पढ़कर नहीं बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुलक किसे कहते हैं? तो रूस में जो किसान अच्छी हालत में थे उनके लिए यह नाम प्रयोग में लाया जाता था। स्टालिन के क्लास के दौरान आधुनिक खेतों के विकास हेतु तथा उन्हें उद्योगों की बात मशीनों से कमाने के लिए आवश्यकता समझा गया कि पूरे रूस में कुलक को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, आंसर नंबर 16 का है कि वनों का महत्व लिखिए। वन हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखते हैं, इनके निम्नलिखित महत्व हैं। ठीक है, वातावरण को संतुलित रखते हैं, वर्षा को नियंत्रित करते हैं। वनों के बारे में तो आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स हों उतने ज़्यादा आप लिखिए, क्योंकि मार्किंग आपकी कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो दिए गए हैं वो भी कम नहीं है, फिर भी आप लोग यदि एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 16 की, नाज़ी सोच के खास पहलू क्या थे? तो नाज़ी सोच के खास पहलू निम्नलिखित थे: नस्ली श्रेष्ठता की भावना, यहूदियों का विरोध और आपको युद्धों का समर्थन, साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोध। जिन्हें हम नहीं पढ़ें तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि उन्हें लिखना नहीं, सभी को लिखना है। हमने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हम सभी क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 17 की कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना कीजिए। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक नहीं। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं। ठीक है, लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं जिसमें जनता सरकार को बदल सकती है, जबकि उसमें गैर लोकतांत्रिक में निरंतर चुनाव नहीं होती हैं और इसमें जनता सरकार को नहीं बदल सकती है। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है और लोकतंत्र में संसद प्रमुख होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह थे आपके सोशल साइंस के
आंसर। तो हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्ट्रीमर को और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। आप लोगों को पता होगा कि हमने 12th के भी सभी सब्जेक्ट को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और 11th के भी सभी सब्जेक्टों को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, यह 9th का चल रहा है, 9th का सोशल साइंस सब्जेक्ट अभी हमने अपलोड किया है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी हम आपको जल्दी लेकर आएंगे और जल्दी आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको हम नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।